गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने। इसमें कई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके। ये तो वीडियो सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है ही, लेकिन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपके वर्ड पावर को भी बहुत अच्छा करेगा। खास तौर पर आपके जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें वर्ड की बहुत ज्यादा भूमिका होती है, उन सेक्शन को भी ये वीडियो सेशन आपको इंप्रूव करने जा रहा है। तो चलिए इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला जो वर्ड है वो है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम क्या होता है? देखिए, जो किताबों में जो अशुद्धियां को जो सुधारा जाता है, ठीक है ना, या कहीं भी किसी भी प्रिंटेड वर्ड्स को जो सुधारा जाता है, उस सुधार का जो अंग्रेजी है ना, वो है कोरिजेंडम। तो कोरिजेंडम को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहला वर्ड देखते हैं, ठीक है ना, मिस्टेक्स। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मिस्टेक्स टू बी करेक्टेड, to be corrected in a printed books या एटसेट्रा हम ले लेते हैं। अखबारों में आप अक्सर देखिएगा, अक्सर कोरिजेंडम आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोरिजेंडम क्या होता है? ये एक ऐसा मिस्टेक्स होता है या एरर्स होता है, ठीक है ना, जो कि बुक्स या ऐसी चीजों में जिसमें चीजों को लिखा जाता है, तो उसमें जो अशुद्धियों को जो सुधारा जाता है ना, उसको कोरिजेंडम कहते हैं। तो कोरिजेंडम का मतलब क्या होता है? मिस्टेक्स टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक्स, ठीक है ना, लिखित किताबों में वो किताब जिसमें की जो अशुद्धियां होती है, उनको जो करेक्शन किया जाता है, उसको कोरिजेंडम कहते हैं। चलिए, इसके लिए हमारा एक वर्ड जो होगा वो होगा कोरिजेंडम। तो ये हमारा ये जो पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोरिजेंडम का मतलब होता है, अगर इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है शुद्धिकरण या संशोधन। शुद्धिकरण या संशोधन। लेकिन ये संशोधन कहां पर होंगे? ये संशोधन लिखित किताबों में होंगे, जिस किताब में कुछ लिखा जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह में भी कोरिजेंडम अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है क्रूज। क्रूज क्या होता है? देखिए, जहाज द्वारा, है ना, समुद्र में जो जगह जगह विजिट जो किया जाता है, इसको क्रूज कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्रूज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्रूज का डिफिनेशन इस तरह से होगा, ए जर्नी, एक जर्नी होगा, ठीक है ना, बाई शिप, ठीक है ना, इन ए सी, ठीक है ना, आप इन ए सी सॉरी, ठीक है ना। कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं? ए जर्नी बाई शिप, ठीक है ना, जहाज द्वारा आप जर्नी कर रहे हैं इन सी, विजिटिंग सेवरल प्लेसेस, जिसमें आप कई जगहों को घूमते हैं। विजिटिंग सेवरल प्लेसेस, इसको हम कहते हैं क्रूज, ठीक है ना। क्रूज क्या होता है ना, समुद्री जहाज द्वारा जगहों को घूमना, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड है क्रूज, यानी कि इसको हम समझ सकते हैं समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा को क्रूज कहा जाता है। ये क्रूज क्या होता है? जो समुद्री यात्रा होता है ना, वो क्रूज होता है। चलिए हम आगे बात को लेकर चलते। कल्टीसैक। कल्टीसैक क्या होता है? वैसा मार्ग, वैसा रोड, वैसा गली कि एक तरफ खुला हुआ है, लेकिन उसका दूसरा साइड जो है ना, वो बंद है। एक मुंह वाला गली, एक मुंह वाला जो सड़क होता है ना, वो कहलाता है कल्टीसैक। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड है। तो कल्टीसैक को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है ना, ए रोड, ठीक है ना, दैट इज ब्लॉक्ड, ठीक है ना, ऑन द अदर एंड, यानी कि वैसा रोड, वैसा गली, ठीक है ना, या वैसा मार्ग जो दूसरे तरफ जाकर के बंद हो, जो दूसरे तरफ जाकर के ब्लॉक्ड हो। एक तरफ से तो ओपन होगा, लेकिन दूसरे तरफ जाकर के बंद होगा। उस गली, रोड या रास्ते को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कल्टीसैक। तो ए रोड दैट इज ब्लॉक ऑन द अदर साइड, जो दूसरी तरफ बंद होते हैं, वो कल्टीसैक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कैसे इसके लिए वन वर्ड लिखेंगे। इसके लिए वन वर्ड होगा कल्टीसैक होगा, ठीक है ना। एक मुहाना, ठीक है ना, सड़क या हम रास्ता, उसको जो कहना है कह सकते हैं। गली, रास्ता, सड़क या कुछ भी हो सकता है, जहां आप इंटर तो कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ नहीं निकल सकते हैं। तो ये कल्टीसैक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है कल। कल क्या होता है? देखिए, किसी जानवर से
बीमारी का संक्रमण फैलने से जो बचाने के लिए जानवर को मारा जाता है ताकि बीमारी ना फैले, इसके लिए वर्ड किल नहीं, इसके लिए वर्ड कल इस्तेमाल होता है। कल का मतलब क्या होता है? जानवर को मार देना ताकि कोई तरह का संक्रमण या डिजीज ना फैले। ठीक है, तो इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे? अगर हमें एक्सप्लेन करना होगा तो किस प्रकार लिखेंगे? टू किल एनिमल्स, टू किल एनिमल्स, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिजीज, ठीक है ना, किसी तरह की बीमारियों को रोकने के लिए जो जानवर को मारा जाता है उसके लिए वर्ड किल नहीं होता, उसके लिए वर्ड कल होता है। ठीक है ना, तो कल का मतलब होता है जानवर को मारना ताकि किसी तरह की बीमारी ना फैले। ये कल का अर्थ होता है जानवर को मारना। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस से इसे बेहतर समझा जा सकता है। चलिए इस वाक्य को देखें, इस वाक्य का हिंदी निकालें। क्या कहा गया है कि थाउजेंड्स ऑफ चिकन्स, एक बार बात को फिर से समझा जाए, थाउजेंड्स ऑफ चिकन्स वर कल्ड। देखिए इसका हिंदी क्या होगा कि हजारों मुर्गियों को मार दिया गया। ठीक है ना, हजारों मुर्गियों को मार दिया गया। किस बात के लिए मारा गया? ठीक है ना, इन फियर ऑफ एपिडेमिक ऑफ बर्ड फ्लू, यानी कि बर्ड फ्लू फैलने के मतलब भय के कारण, ताकि बर्ड फ्लू फैल, ऐसा माहौल बनाया गया। ठीक है ना, कि बर्ड फ्लू फैल रहा है, बर्ड फ्लू फैल रहा है। अब ये बात बहुत एपिडेमिक रूप में ना आ जाए, इसके लिए क्या कर दिया गया? इसके लिए चिकन्स को मार दिया गया। ठीक है, तो चलिए ये कल का यूज है। अगर यहां पर हम किल लिखते हैं, कल की जगह पर किल लिखते हैं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो कल का मतलब होता है किसी जानवर को मार देना ताकि किसी तरह की बीमारी ना फैले। चलिए हम लोग बात को आगे ले चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है डेडलॉक। डेडलॉक में क्या होता है ना, कि बात कहीं तक पहुंच नहीं पाता है, सहमति नहीं बन पाती है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, वो मैं उसकी बात मनवाना, वो अपनी बात मनवाना चाहता है और मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं हूं, तो किसी तरह से सहमति नहीं बन पाता है। लेकिन अगर हमें बात को आगे ले चलना है तो किसी ना किसी पक्ष को झुकना होगा। जैसे कि आप अभी नवीनतम उदाहरण ले लीजिए, जैसे कृषि बिल। कृषि बिल में क्या था? सरकार अड़ा था कि हम बिल किसी भी हालत पर पास करेंगे, चाहे जो हो। लेकिन किसान का जो पक्ष था वो क्या कह रहा था कि हम बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। इसके वजह से संसद नहीं चल रहे थे, जगह जगह रास्तों को जाम किया जा रहा था। तो आखिरकार सरकार को पीछे वापस आना पड़ा ताकि सब कुछ स्मूथली चल सके। तो ये डेडलॉक होता है। डेडलॉक में क्या होता है कि आपसी सहमति नहीं बन पाती है। ठीक है ना, डेडलॉक को कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिएगा, फेलियर टू रीच, हमारा नंबर जो है वो भी नंबर 5 है। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फेलियर टू रीच, फेलियर टू रीच एग्रीमेंट। ठीक है ना, आप किसी एग्रीमेंट तक पहुंच नहीं पाते हैं, किसी तरह की सहमति नहीं बना पाते हैं, ये जो चीज होता है ना, ये डेडलॉक की अवस्था होती है। ठीक है ना, इसके लिए और भी हमारे पास वर्ड है। इसके लिए एक वर्ड है डेडलॉक, ठीक है ना, इसके लिए एक वर्ड है इम्पास, और एक वर्ड और बढ़िया वर्ड है स्टॉलमेंट, और एक बहुत बढ़िया वर्ड है स्टॉलमेंट। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि बात दोनों पक्ष में कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है और सहमति नहीं बन पाती है। ठीक है ना, इसके लिए अगर हम हिंदी लिखें तो इसका हिंदी होगा गतिरोध, यानी कि गति एक तरह से रुक गया है, दोनों तरफ से गति रुक गया, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ये अवस्था जो होती है वो डेडलॉक की अवस्था होती है। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि सरकार वापस आ गई, पीछे हट गई, कृषि बिल को वापस ले लिया, तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? देखिए, तो
द गवर्नमेंट हैड टू break the deadlock, यानी कि जो गतिरोध था, जो अभी तक गतिरोध बना हुआ था, इसको खत्म करने के लिए सरकार को ब्रेक करना पड़ा। मतलब सरकार को क्या करना पड़ा? विल वापस लेना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू ब्रेक द डेडलॉक फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, पार्लियामेंट बढ़िया से चले और भी सारे काम हो, है ना, कोई काम ठप ना पड़े, इसके लिए सरकार को वो डेडलॉक ब्रेक करना पड़ा। तो ब्रेक करने का साधन क्या था? कृषि बिल वापस लेना पड़ा। किसान भी मान गया और सहमति बन गई। ठीक है ना, तो ये डेडलॉक होता है। अब डेडलॉक को क्या करे? गतिरोध खत्म करने के लिए क्या वर्ड है? ब्रेक द डेडलॉक। ठीक है ना, अगर आप डेडलॉक को ब्रेक करते हैं मतलब आप गतिरोध को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है डिबग। डिबग क्या होता है? देखिए, बग मतलब खटमल, डी का मतलब आप वहां से, डी का मतलब हटाना, कोई चीज को डी करते तो आप उसको हटाते हैं। डिबग का यहाँ खटमल से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दोषों को दूर करना डिबग कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोई दोष है, आप उसको हटाते हैं, आप उसको डिबग करते हैं। तो डिबग का संबंध कंप्यूटर से है। ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट जो 6 वर्ड क्या है? 6 नंबर का जो वर्ड है वो डिबग है। चलिए किसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? टू रिमूव डिफेक्ट्स फ्रॉम, डिफेक्ट मतलब त्रुटि, डिफेक्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम से जो त्रुटि दूर किया जाता है ना, वो डिबग कहलाता है। चलिए, तो इसके लिए एक वर्ड है डिबग, और सिंपल अगर हिंदी लिखें तो त्रुटि दूर करना। ठीक है ना, अगर आप त्रुटि दूर करते हैं आप उसको डिबग करते हैं। बात को आगे देखा जाए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिकाडेंस। देखिए डिकाडेंस क्या होता है? नैतिक पतन में जो गिरावट होता है। ठीक है ना, एक व्यक्ति का ना नैतिकता से एकदम गिर गया है तो वो डिकाडेंस होता है। ठीक है ना, डिकाडेंस का मतलब क्या होता है? नैतिक पतन का गिरावट। चलिए नंबर 7 देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वोकैब की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप ऐसे समझिए, हम लोग केवल वन वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि एंटो, सीनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, बहुत सारे फील्ड में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये केवल आपके केवल एक पर्पस को नहीं, आपके मल्टीपर्पस को ये पूरा करने वाला वीडियो सेशन है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे डिकाडेंस की। डिकाडेंस का मतलब क्या होता है? नैतिक पतन की जो गिरावट होती है वो डिकाडेंस कहलाता है। कैसे लिखेंगे? फॉल इन द मोरल स्टैंडर्ड, फॉल इन द मोरल स्टैंडर्ड। ठीक है ना, जो नैतिक पतन की गिरावट होती है वो कहलाता है डिकाडेंस। और आप इसको ऐसे समझिए, अधोपतन, अधोपतन का मतलब नैतिक गिरावट। अधोपतन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए, नैतिक गिरावट। ठीक है ना, अधोपतन का मतलब होता है नैतिक गिरावट। चलिए, अब इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? ये तो नाउन था ना, ये तो नाउन था। चलिए, इसका एडजेक्टिव जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एडजेक्टिव रूप में, तो वो है डिकाडेंस, सॉरी वो है डिकाडेंट। डिकाडेंस तो नाउन है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो एडजेक्टिव रूप है वो है डिकाडेंट। डिकाडेंट का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ, है ना, नैतिक तौर पर गिरा हुआ। आप ऐसा समझिए, ये व्यक्ति गिर गया है लेकिन नैतिक तौर पर गिरा हुआ है। जैसे कि हम कहते गिरा हुआ परिवार, एक परिवार है नैतिक तौर पर गिर गया है, सारे गलत काम उस परिवार में होते हैं, तो वो परिवार कौन सा परिवार कहलाएगा? डिकाडेंट फैमिली। वो परिवार कहलाएगा डिकाडेंट फैमिली। वो व्यक्ति कौन सा होगा? ठीक है ना, जो कि नैतिक तौर पर गिरा हुआ होगा। गिरा हुआ इंसान के लिए वर्ड क्या होगा? डिकाडेंट यूथ। ऐसे नॉर्मली युवा होते हैं। चलिए, डिकाडेंट यूथ। इसी तरह से हो सकता है गिरा हुआ समाज, तो डिकाडेंट सोसाइटी। अब इसमें आप चीजों को आप स्वयं ऐड कर सकते हैं। ये सारे पेयर हैं जो डिकाडेंट बनाता है। ठीक है ना, गिरा हुआ व्यक्ति, गिरा हुआ परिवार, गिरा हुआ समाज, ये सब वर्ड बनेंगे डिकाडेंट से। ये बहुत खूबसूरत वर्ड है डिकाडेंट। ठीक है ना, अगर आप डिकाडेंट हैं तो आप नैतिक तौर पर गिर चुके हैं।
चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है डेसिफर। ठीक है, डेसिफर का मतलब क्या होता है? कोई चीज है जो कोडेड रूप में है, उसको इस तरह से लिखा गया है ना कि उसे आम लोग नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आप उसे समझ लेते हैं, आप उसे पढ़ लेते हैं, तो पढ़ना और समझना के लिए रीड और अंडरस्टैंड नहीं, डेसिफर। जैसे कि कोई मैसेज भेजा गया है और वो कोड में मैसेज भेजा गया है, तो आप एक आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि वो कोड क्या कह रहा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसे समझ लेता है, उसे पढ़ लेता है, तो वो उसे डेसिफर करता है। डेसिफर का मतलब होता है कोई कोडेड मैसेज को पढ़ लेना, किसी तरह की लिपि को पढ़ लेना। ये पढ़ने के लिए वर्ड रीड नहीं, पढ़ने के लिए जो वर्ड होगा वो डेसिफर होगा। तो चलिए डेसिफर का क्या मतलब हम समझ रहे हैं, नंबर 8 में देखते हैं। ठीक है ना, नंबर 8 में देखते हैं। टू फाइंड आउट या टू फाइंड द मीनिंग ऑफ, आप ऐसे समझिए, टू फाइंड द मीनिंग ऑफ ए कोडेड मैसेज, जो मैसेज जो कोडेड वे में है, कोडेड मैसेज या किसी तरह की लिपि के अर्थ को समझ लेना, ये कहलाता है डेसिफर। ठीक है ना, ये कहलाता है डेसिफर। तो डेसिफर का मतलब पढ़ना या समझना। क्या पढ़ना, क्या समझना? तो कोई लिपि, किसी तरह का गूढ़ लेख। ठीक है ना, अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप रीड नहीं करते, आप डेसिफर करते हैं। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहा है, हड़प्पा की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो लिपि पढ़ने के लिए जो वर्ड होगा वो रीड नहीं होगा। पहले मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आप कोई मैसेज पढ़ते हैं, तो आप उसको ना डेसिफर करते हैं, रीड नहीं करते। चलिए, हड़प्पा की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, कैसे इसको हम डील करेंगे? हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है ना, हैज नॉट बीन, ठीक है ना, डेसिफर्ड। पढ़ने के लिए क्या वर्ड है? डेसिफर्ड येट। चलिए, ये हमारा जो वाक्य है ना वो क्लियर हो गया। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, तो पढ़ने के लिए वर्ड यहाँ रीड नहीं होगा, पढ़ने के लिए जो वर्ड होगा वो डेसिफर होगा, क्योंकि आप लिपि की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा ये डेसिफर क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिफेक्ट। देखिए, डिफेक्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पर वर्ब के रूप में करेंगे। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके और दूसरे में शामिल हो जाना, ये डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है ना, जैसे आप एक पार्टी को छोड़ते हैं और आप दूसरे में शामिल हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं डिफेक्ट, जिसका हिंदी होता है दल बदल करना। ठीक है ना, जिसका हिंदी होता है दल बदल करना। इसको 9 नंबर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टू लीव अ पार्टी, आप एक पार्टी को लीव करते हैं, एंड ज्वाइन अदर, और आप दूसरे में शामिल हो जाते हैं। टू लीव अ पार्टी एंड ज्वाइन अदर, आप एक पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरे में शामिल हो जाते हैं, ये कहलाता है डिफेक्ट। ठीक है ना, दल बदल करना, इसके लिए एक वर्ड है डिफेक्ट। अब देखिए यह प्रीपोजिशन क्या लगेगा, थोड़ा इस चीज को भी देखा जाए, वो हमारे लिए एक बोनस होगा। हम जहां जाते हैं, ठीक है ना, हम वहां टू लगाते हैं, और जिसको छोड़ देते हैं हम वहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जहां से भागते हैं वहां पर फ्रॉम, और जहां जाते हैं वहां पर टू। ठीक है ना, तो डिफेक्ट का हिंदी क्या होगा? अगर सिंपल, अगर हिंदी के बारे में बात करें तो दल बदल करना। अगर आप दल बदल करते हैं तो आप डिफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, अगर हमें कहना है
चलिए, उसने कांग्रेस छोड़ दी, वाक कह रहा है क्या, उसने कांग्रेस छोड़ दी। तो वाक से क्या पता चल रहा है कि कांग्रेस छोड़ा है और कहीं दूसरे पार्टी में वो गया है, ठीक है ना। उसने कांग्रेस छोड़ दी, इसका मतलब है कि वो कांग्रेस को छोड़ा है और वो घर नहीं गया है, पॉलिटिक्स से इस्तीफा नहीं दिया है, वो दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। चलिए, इसका मतलब है कि यहां पर वर्ड क्या इस्तेमाल होना चाहिए, डिफेक्ट, टू लीव ए पार्टी, एक पार्टी को छोड़ना, एंड ज्वाइन अदर, और दूसरे में शामिल हो जाना, ठीक है ना। चलिए, उसने कांग्रेस छोड़ दी, तो छोड़ने के लिए अगर हम यहाँ पर लीव का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाक्य के अनुसार ये गलत होगा। लीव का मतलब छोड़ना होता है, लेकिन इस वाक्य के अनुसार गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंस है दूसरे पार्टी में शामिल होना। तो चलिए, उसने कांग्रेस छोड़ दी, हम इसको कैसे लिखेंगे, ही डिफेक्टेड। चलिए, अब जहां से हम भाग रहे हैं, जिसको छोड़ रहे हैं, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल होना चाहिए, फ्रॉम, ठीक है ना। तो ही डिफेक्टेड फ्रॉम द कांग्रेस, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, ही डिफेक्टेड फ्रॉम द कांग्रेस, उसने कांग्रेस छोड़ दी। हम एक और वाक्य देखते हैं, अगर हमको कहना है, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, एक कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गया, यानी कि वो कांग्रेस में पहले से था, कांग्रेस को छोड़ा है और वो शामिल हो गया बीजेपी में। अब यहाँ पर ज्वाइन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बेहतर क्या होना चाहिए, हमें इसकी ओर देखना है, हमें ज्वाइन शब्द का यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप एक पार्टी को छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो बढ़िया जो वर्ड होगा वो डिफेक्ट होगा। हम कैसे लिखेंगे, कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गया, एक कांग्रेस लीडर, इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कांग्रेस लीडर। चलिए, शामिल होने के लिए क्या वर्ड है, डिफेक्ट, ठीक है ना। एक दल को छोड़ के दूसरे में शामिल हो रहे हैं, और हम जहां जाते हैं वहां क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, टू। अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ए कांग्रेस लीडर डिफेक्टेड टू द बीजेपी। चलिए, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं, तो डिजाभू, ठीक है। डिजाभू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। कोई चीज आप पहले से घूमे हैं, कोई चीज आप पहले से देखे हैं, और उसको जब आप पुनः देखते हैं ना, तो वो डिजाबू होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी घर में गया और हमें लग रहा है कि इस घर में मैं पहले भी कभी आया था, तो ये जो हमारा फीलिंग है, मेरे अंदर जो भाव है ना, इसको कहते हैं डिजाबू। मतलब कोई चीज पहले से अनुभव किया हुआ है और फिर उस चीज को हम अनुभव दोबारा कर रहे हैं, तो ये जो दोबारा अनुभव जो होता है ना, ये डिजाबू होता है। डिजाबू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सपीरियंस द प्रीवियस, ठीक है ना। प्रीवियस आप उसको कुछ भी मान सकते हैं, आप पहले से घूमे हुए हैं, उसको आप फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस द प्रीवियस फीलिंग, ठीक है ना। पिछला जो फीलिंग है आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये जो भाव कहलाता है, ये डिजाबू कहलाता है, ठीक है ना। ये कहलाता है डिजाबू। डिजाबू का मतलब एक बार फिर से, डिजाबू क्या होता है, आपने कोई चीज पहले से किया हुआ है, लेकिन आप जब दोबारा कर कर ऐसा अनुभव करते हैं, जैसे अभी मैंने क्या कहा, जैसे मैं किसी मकान में बहुत पहले गया था, बचपन में गया था, ठीक है, और फिर जब युवा अवस्था में मैं उस मकान में दोबारा गया, वर्षों बाद गया, तो मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पहले कभी आया था। ये जो याद आने वाली जो बात है, ये फीलिंग वाली बात है, जिसको मैं अब अनुभव कर रहा हूं, ये मेरा क्या है, ये मेरा डिजाबू है। तो डिजाबू का मतलब होता है, इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, तो दोबारा अनुभव करना पुरानी बातों को, है ना। दोबारा अनुभव जो होता है ना, ये डिजाबू होता है। चलिए, तो डिजाबू के बारे में बस यही बात कहना है कि किसी चीज को दोबारा अनुभव करना डिजाबू होता है। हम बात को आगे की ओर लेके बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो डिजाबू के बाद है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है, देखिए, डेमोग्राफी का मतलब होता है कि किसी जगह का, ठीक है ना, किसी समय में वहां की कम्युनिटी में बर्थ, डेथ इत्यादि का जो अध्ययन होता है ना, वो होता है डेमोग्राफी, होता है जनसांख्यिकी, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हमको अगर डेमोग्राफी को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, नंबर 11 की ओर आते हैं, द स्टडी ऑफ, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, द स्टडी ऑफ डेथ्स, बर्थ्स
एटसेट्रा इन ए कम्युनिटी इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब चलिए तोड़ के इसको समझा जाए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाक्य मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, देखिए किसी खास समय में किसी समुदाय में जो मृत्यु हुए हैं, जो जन्म हुए हैं, और इन जैसे जो भी चीज हैं, इनका जो अध्ययन होता है ना, इसका जो हम अध्ययन करते हैं, इसके अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन होता है, बहुत सिंपल सी भाषा में आप इसे समझ सकते हैं, है ना। किसी कम्युनिटी में हुए मृत्यु, हुए जन्म जैसी चीजों का जो अध्ययन होता है वो डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है ना। तो डेमोग्राफी का अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है जनसांख्यिकी, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्ड है, एक वर्ड है डेमोग्राफी। चलिए बात को आगे लेके चला जाए। हमारा जो नंबर 12 हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, डेनिजन। देखते डेनिजन क्या है। देखिए किसी खास एरिया में जो भी पशु पक्षी या पौधे होते हैं वो डेनिजन कहलाते हैं, ठीक है ना। किसी खास एरिया के जो पशु पक्षी या पौधे होते हैं वो डेनिजन कहलाते हैं। मतलब उस एरिया के निवासी, तो निवासी व्यक्ति नहीं, निवासी व्यक्ति नहीं, निवासी जानवर हो सकता है, निवासी पेड़ पौधे हो सकते हैं। तो हम इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, अगर हमें लिखना होगा तो एक्सप्लेन करना होगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वो प्लांट हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, या एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ऑफ ए नेचुरल प्लेस, जो प्राकृतिक प्लेस के, ठीक है ना, जो जानवर या पौधे होते हैं वो वहां के क्या कहलाते हैं, डेनिजन कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश में जो भालू होते हैं, पोलर बियर, आप ऐसे समझिए। तो ध्रुवीय प्रदेश तो कोई नेचुरल प्लेस हो गया, ध्रुवीय प्रदेश पोलर बियर के लिए क्या होगा, नेचुरल प्लेस हो गया। अब उस नेचुरल प्लेस के ये जो पोलर बियर है वहां के क्या है, निवासी है। तो इसके लिए जो वर्ड होगा ना, एक वर्ड होगा वो डेनिजन होगा। डेनिजन क्या होता है, वो पेड़ हो सकते हैं, वो पौधे हो सकते हैं, वो जानवर हो सकते हैं जो किसी खास क्षेत्र में रहते हो, ठीक है ना। तो किसी क्षेत्र का जो निवासी होते हैं वो डेनिजन कहलाते हैं। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, इससे बेहतर आप समझ सकते हैं। चलिए आप इसे बेहतर समझ, क्या कहा गया, सुंदरी। सुंदरी क्या है भाई, यहाँ पर सुंदरी क्या है, तो सुंदरी एक पेड़ का नाम है, ठीक है ना। जो कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन में पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा में ये पेड़ पाया जाता है, ये पेड़ और कहीं नहीं होता है। तो सुंदरी क्या है, प्लांट है। और सुंदरबन क्या है, इसका नेचुरल होम है या नेचुरल प्लेस है। अब इसको ना हम, सुंदरी क्या है, सुंदरबन का क्या है, सुंदरी जो है वो सुंदरबन का क्या है, डेनिजन है। और सुंदरबन सुंदरी का क्या है। तो चलिए, जो नेचुरल आवास होते हैं किसी जानवर के, किसी पेड़ पौधे के ना, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, उसके लिए वर्ड हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है आप ऐसे समझिए, किसी जानवर का, किसी पौधे का जो नेचुरल होम होता है ना, वो हैबिटेट होता है। जो जानवर होंगे और प्लांट होंगे वो डेनिजन कहलाएंगे। और उस जगह को क्या कहेंगे जहां पर ये प्लांट या एनिमल होते हैं, वो जगह कहलाएगा हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास। इसको हम सिंपल तौर पर तोड़कर कैसे लिखेंगे, नेचुरल होम। नेचुरल होम ये किसका होगा, ऑफ ए प्लांट या ट्री का, सॉरी प्लांट या एनिमल का। प्लांट या एनिमल का जो नेचुरल होम होगा वो क्या कहलाएगा, वो हैबिटेट कहलाएगा, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं आवास। चलिए, अब सुंदरी क्या है, सुंदरबन का क्या है, डेनिजन है। लेकिन सुंदरबन सुंदरी का क्या है, तो हैबिटेट है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल से बेहतर समझा जा सकता है। चलिए आप यहां से बेहतर समझ सकते हैं।
ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। रण ऑफ कच्छ, जो कच्छ का रण है, ठीक है ना, इज ए हैबिटेट, वो आवास है। किसका आवास है? तो जंगली गधों का वो आवास है। यानी कि जंगली गधे रण ऑफ कच्छ को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर नहीं रह सकते हैं। तो जो वाइल्ड एंड एस हुआ उस जगह का, ये जो वाइल्ड एस क्या है, ये डेनिजन हुआ। आप ऐसे समझे, जो वाइल्ड एस है वो डेनिजन है, और जो रन ऑफ कच्छ क्या है, ये हैबिटेट है। अब ये मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि डेनिजन और हैबिटेट क्या होते हैं। तो डेनिजन का जो हिंदी होगा वो निवासी होगा, और हैबिटेट का जो हिंदी होगा वो आवास होगा। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है नंबर 13 है, वो डिपोज है। देखिए डिपोज का मतलब क्या होता है? किसी राजा को, ठीक है ना, या किसी प्रधानमंत्री या किसी मतलब राजा ही मान के चलिए, उनको गद्दी से हटा देना, पदच्युत करना, गद्दी से उतार फेंकना, ये डिपोज कहलाता है। ठीक है ना। तो इसको सिंपल तरीका में हम कैसे लिख सकते हैं? चलिए नंबर 13 को देखा जाए। नंबर 13 क्या कह रहा है? टू रिमूव, ठीक है ना, किंग, किंग के जैसा प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, ठीक है ना, फ्रॉम द पोस्ट, फ्रॉम द पोस्ट, किसी को गद्दी से उतार फेंकना, ये डिपोज कहलाता है। ठीक है ना। अगर राजा को अगर आप गद्दी से उतार देते हैं, आप उसको हटाते हैं, आप उसको डिपोज करते हैं। डिपोज का सिंपल हिंदी होता है पदच्युत करना, पद से हटा देना। ठीक है। जैसे एक तख्ता पलट किया गया, तख्ता पलट समझ में आता है तख्ता पलट क्या होता है? देखिए, सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लेना तख्ता पलट कहलाता है। ठीक है ना। जब सेना जब सत्ता पर कब्जा कर लेती है, वहां की चुने गए सरकार को हटा करके खुद बैठ जाती है, तो उसको हम कहते हैं तख्ता पलट। पाकिस्तान में अक्सर ऐसे हुए हैं। ठीक है ना। वहां की सेना प्रधानमंत्री को हटा करके और खुद जाकर बैठ गई है। जैसे कि मुशर्रफ, मुशर्रफ पहले क्या थे? वो वहां के सेनापति थे। वहां की सरकार को उन्होंने हटा दिया और फिर वो खुद वहां के वो मतलब रूलर बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको कैसे लिखेंगे? एक तख्ता पलट में एक वाक्य को देखा जाए, इसी को तख्ता पलट कहते हैं। चलिए इसको देखा जाए, क्या कह रहा है कि एक तख्ता पलट में प्रधानमंत्री को पदच्युत कर दिया गया, मतलब प्रधानमंत्री को हटा दिया। तख्ता पलट के लिए बहुत अच्छा अंग्रेजी, बहुत अच्छा वर्ड है वो कू। इसका उच्चारण करेंगे, कूप लिखा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे कू। कू का मतलब होता है तख्ता पलट। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे लिखेंगे? इन ए कू, है ना, द प्राइम मिनिस्टर वाज, द प्राइम मिनिस्टर वाज डिपोज्ड, नहीं, द प्राइम मिनिस्टर वाज डिपोज्ड, प्रधानमंत्री को वहां से हटा करके फेंक दिया गया। चलिए तो ये हमारा डिपोज क्लियर है। चलिए नंबर हम आते हैं डिसेक्रेट। डिसेक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए डिसेक्रेट का मतलब क्या होता है? किसी धार्मिक जगह को अपवित्र कर देना, वहां तोड़ फोड़ करना, उसको गंदा कर देना। ठीक है ना, ये डिसेक्रेट कहलाता है। कैसे इसको तोड़ के लिखा जाएगा? टू हार्म, टू हार्म और डैमेज ए रिलीजियस प्लेस। ठीक है ना, किसी धार्मिक जगह को नुकसान पहुंचाना, उसको क्षति पहुंचाना, डिसेक्रेट कहलाता है। ठीक है ना, डिसेक्रेट। और इसका हिंदी क्या होगा? अपवित्री, अपवित्रकरण करना या अपवित्र करना। सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कि किसी ने मंदिर में कुछ आपत्तिजनक सामान फेंक दिया। आपत्तिजनक जनक सामान फेंक करके मंदिर को क्या किया गया? मंदिर को डिसेक्रेट किया गया। कैसे लिखा जा सकता है? सम मिस्क्रिएंट्स, कुछ जो बदमाश थे, सम मिस्क्रिएंट्स, मिस्क्रिएंट्स का मतलब बदमाश समझिए, ट्राइड टू, tried to desecrate the temple। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा?
कि कुछ बदमाश जो थे उन्होंने मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की। चलिए, तो डिसेक्रेट का मतलब होता है किसी धार्मिक स्थान को अशुद्ध करना, उसको अपवित्र करना, उसमें कुछ फेंक करके या उसको नुकसान पहुंचा के। चलिए, तो हमारा ये जो पूरा क्लियर हो चुका है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लिया जाए। चलिए, कोरिजेंडम क्या होता है? तो किताबों में जो अशुद्धियां होती हैं उसको शुद्ध करना कोरिजेंडम कहलाता है। ठीक है। चलिए, क्रूस क्या होता है? तो शिप द्वारा, ठीक है ना, समुद्र के मार्ग द्वारा शिप में जगह जगह घूमने को क्रूज कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कल्टीसैक क्या होता है? तो एक मुंह वाला, एक सिरा वाला जो रास्ता होता है, रोड होता है, गली होता है, वो कल्टीसैक कहलाता है। कल क्या होता है? किसी जानवर को मार देना बड़े पैमाने पर, एक दो नहीं, बड़े पैमाने पर, ताकि किसी तरह का रोग ना फैले, ये कल कहलाता है। डेडलॉक क्या होता है? देखिए, किसी सहमति तक नहीं पहुंच पाना, ठीक है ना, किसी बात तक नहीं पहुंच पाना, ये डेडलॉक कहलाता है। ठीक है। तो चलिए, डिबग क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम से दोष को दूर करना, उसको रिमूव करना, ठीक है ना, डिफेक्ट को दूर करना, वो डिबग कहलाता है। डिकाडेंस क्या होता है? देखिए, तो नैतिक स्टैंडर्ड में, मॉरल स्टैंडर्ड में जो गिरावट आती है, जो कमी आती है, ठीक है ना, वो डिकाडेंस कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। डेसिफर क्या होता है? तो किसी तरह का कोडेड मैसेज पढ़ना, किसी तरह का लिपि को पढ़ना, ये डेसिफर होता है। डिफेक्ट क्या होता है? किसी एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे में शामिल हो जाना डिफेक्ट कहलाता है। चलिए, डिजाबू क्या होता है? कोई प्रीवियस फीलिंग है ना, प्रीवियस फीलिंग को फिर से आप अनुभव करते हैं, ठीक है ना, आप उसको फिर से अनुभव करते हैं, यही चीज डिजाबू होता है। ठीक है ना, पुरानी बातों को फिर से अनुभव करना, जिसको आपने एक बार कर लिया है, तो वो फीलिंग जो होती है ना, वो डिजाबू होता है। चलिए, डेमोग्राफी क्या होता है? तो किसी खास समय में किसी कम्युनिटी में डेथ, बर्थ इत्यादि के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। डेनिजन क्या होता है? किसी प्राकृतिक जगह के जो मूल निवासी होते हैं, पेड़ पौधे के रूप में, जानवर के रूप में, वो डेनिजन कहलाते हैं। चलिए, डिपोज क्या होता है? राजा को गद्दी से उतार फेंकना, प्रधानमंत्री को गद्दी से उतार फेंकना डिपोज होता है, पद से हटा देना, पदच्युत करना। और डिसेक्रेट क्या होता है? किसी धार्मिक जगह को अपवित्र करना, गंदा करना, वो डिसेक्रेट कहलाता है। चलिए, तो बच्चों ये सारा कॉलम में जो वर्ड्स है वो क्लियर हो चुका है, मैं ऐसा सोचता हूं। चलिए, अब हम इसकी ओर आते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिटेंटी। डिटेंटी क्या होता है? देखिए, दो दुश्मन देशों के बीच जो संबंध में सुधार होते हैं ना, ये डिटेंटी कहलाता है। डिटेंटी का मतलब होता है संबंध सुधार, लेकिन किनके बीच? दो दुश्मन देशों के बीच। ठीक है ना। तो चलिए, कैसे लिखेंगे? इंप्रूवमेंट, नंबर 15 को देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इंप्रूवमेंट इन द रिलेशंस, इन द रिलेशंस, ठीक है ना, बिटवीन टू कंट्रीज। और वो कंट्री कौन सा? एनेमी कंट्री होना चाहिए। बिटवीन टू एनेमी कंट्रीज, नहीं, टू एनेमी कंट्रीज। दो दुश्मन देशों के बीच जो संबंध में सुधार होते हैं ना, ये कहलाता है डिटेंटी। ये जो चीज है ना, ये कहलाता है डिटेंटी। डिटेंटी का मतलब समझा जाए संबंध सुधार, लेकिन संबंध सुधार किस में? तो दो दुश्मन देशों के बीच में। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहूं इंडो सीनो, इंडो का मतलब भारत, सीनो का मतलब चीन। चलिए, इंडो सीनो डिटेंटी। अभी तो हाल फिलहाल में ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि इनके बीच कोई डिटेंटी आने वाला है। ठीक है ना। तो इंडो सीनो डिटेंटी का मतलब क्या हुआ? चीन भारत, है ना, संबंध सुधार। आप इस तरह से समझे। चलिए, नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट की ओर। नंबर 16 देखा जाए। 16 क्या कर रहा है? डायट्राइब। देखिए, डायट्राइब क्या होता है? एक ऐसा भाषण होता है जिसमें व्यक्ति का ना क्रोध झलकता है। व्यक्ति भाषण देता है या व्यक्ति कुछ लिखता है, वो स्पीच हो सकता है या राइटिंग हो सकता है, जिसमें क्रोध झलके। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जब ये भाषण देते हैं तो अपने विरोधियों को निशाने पर लेते हैं, और इनके चेहरे पर देखा जा सकता है ना, गुस्सा एकदम स्पष्ट होता है, इनकी आवाज में ना एकदम क्रोध रहता है।
तो ये जो चीज होता है ना, डायट्राइब होता है। तो डायट्राइब क्या हो सकता है? स्पीच हो सकता है या राइटिंग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें कि गुस्सा भरा हुआ होता है। तो इसको कैसे तोड़ के लिखा जाए? ए स्पीच, सिंपल सी भाषा में लेके चल रहे हैं, ए स्पीच या राइटिंग फुल ऑफ एंगर, ठीक है ना, जिसमें कि क्रोध से वो भरा हुआ हो, वो स्पीच ऐसा हो सकता है, या राइटिंग हो सकता है। इसके लिए जो वर्ड है वो क्या है? डायट्राइब। और एक और वर्ड है इसके लिए ना, एक और वर्ड है डायट्राइब के साथ प्रीपोजिशन क्या होगा? आपकी किसी के खिलाफ बोलिएगा तो प्रीपोजिशन इसके साथ क्या लगना चाहिए? अगेंस्ट, डायट्राइब अगेंस्ट, ठीक है ना। या एक और वर्ड है टाइरेड, इसको कहते हैं ना, टाइरेड कहते हैं। और इसका हिंदी की अगर बात किया जाए तो इसका हिंदी होगा, बहुत सरल हिंदी है, कठोर आलोचना, ठीक है ना, कठोर आलोचना। चलिए बात को हम आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डायडेक्टिक। नंबर 17 में आते हैं। देखिए डायडेक्टिक का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज डायडेक्टिक है तो इसका मतलब है कि ये लोगों को ना नैतिक शिक्षा देगा। कोई चीज यदि डायडेक्टिक है तो इसका मतलब वो शिक्षाप्रद है, ठीक है ना, वो शिक्षा दे रहा है, मोरल लेसन दे रहा है, लोगों को मोरल लेसन, नैतिक शिक्षा दे रहा है। तो कैसे इसको लिखेंगे? डायडेक्टिक को कैसे तोड़ के लिखेंगे? इंटेंटेड टू, इंटेंट मतलब इरादा होना, इंटेंटेड टू टीच पीपल, ये लोगों को सिखाएगा, क्या सिखाएगा? मोरल लेसन, ठीक है ना। इसके लिए एक वर्ड है, अगर एक वर्ड है तो वह है डायडेक्टिक। और इसको अगर सिंपल अगर हिंदी में कहें तो इसका सिंपल हिंदी होता है शिक्षाप्रद, जो लोगों को एक तरह से शिक्षा दे, ये डायडेक्टिक होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि प्रधानमंत्री के जो अपील होते हैं, प्रधानमंत्री की जो मन की बातें होती है, उसमें कौन सा इफेक्ट है? डायडेक्टिक इफेक्ट है, वो लोगों को शिक्षित कर रहा है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जो मन की बात बोलते हैं, इससे एक युवा वर्ग जो है ना वो बहुत शिक्षित होता है। तो प्रधानमंत्री के इस मन की बात में कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? डायडेक्टिक, है ना। डायडेक्टिक इफेक्ट इसका कोलोकेशन है, डायडेक्टिक इफेक्ट, डायडेक्टिक लेसन्स, ये कोलोकेशंस है, ठीक है ना। ये एक शिक्षित, ये एक प्रभाव है जो लोगों को शिक्षित कर रहा है, खासतौर पर मोरल लेसन दे रहा है। चलिए तो ये डायडेक्टिक हमारा क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है डिजर्टेशन। डिजर्टेशन का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इस वर्ड के स्पेलिंग को भी देखा जाए, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स आपको जो नजर आ रहा है ना, इसमें बहुत सारे वर्ड्स स्पेलिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही, डिजर्टेशन का स्पेलिंग है ना बहुत ही, अर्थ तो इसका है ही, इसका स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक बहुत लंबा जो लेख होता है किसी चीज पर, किसी टॉपिक पर, है ना, कई उसमें हजार वर्ड्स के वो लेख होंगे, एक बहुत लंबा जो लेख होता है ना, इसको कहते हैं डिजर्टेशन। तो डिजर्टेशन को अगर सिंपल तरीका से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगा, ए वेरी लॉन्ग एसे, ए वेरी लॉन्ग राइटिंग, लेखन आप ऐसे समझिए, या ऐसे को हम क्या कहेंगे? डिजर्टेशन कहेंगे, ठीक है ना। इसको डिजर्टेशन कहा जाता है। एक वर्ड क्या हो जाएगा? डिजर्टेशन। इसका एक वर्ड होगा डिजर्टेशन, जिसको हम कहते हैं शोध निबंध, का जो हिंदी होगा वो होगा शोध निबंध। चलिए इतना क्लियर है डिजर्टेशन। तो हम आगे बात को लेके चलते हैं। नंबर हमारा 19 में देखते हैं ड्रजरी, इसको पढ़ेंगे ड्रजरी। देखिए ड्रजरी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ड्रजरी का मतलब होता है कि एक काम जो कि बहुत ही बोरियत भरा काम है, उबाऊ काम है, कठिन काम है, उसको ड्रजरी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? इस ड्रजरी को कैसे तोड़ के लिखा जाए? ए लॉन्ग, ए हार्ड एंड बोरिंग वर्क, आप ऐसे समझिए, ए हार्ड एंड बोरिंग वर्क, एक कठिन और उबाऊ काम जो होगा वो ड्रजरी कहलाएगा। और इसको अगर सिंपल भाषा में लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं नीरस भरा कार्य, ठीक है ना। जैसे कि देखिए घरेलू कामकाज, कभी आपने सुना होगा, कभी आपने हिंदी सुना होगा घरेलू कामकाज। अब ये घरेलू कामकाज कौन से होते हैं?
है ना, उबाऊ होते हैं, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। घरेलू कामकाज का अंग्रेजी क्या होगा? डोमेस्टिक वर्क नहीं, ये जो कपड़ा धोना, बर्तन मांजना और किचन संबंधी जो काम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसका इंग्लिश जो होगा वो होगा डोमेस्टिक, उसका अंग्रेजी जो होगा वो होगा डोमेस्टिक ड्रजरी, ठीक है ना, उसको कहते हैं डोमेस्टिक ड्रजरी। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है डाइक। बहुत अच्छा वर्ड है ये डाइक, जो है ना बहुत जबरदस्त वर्ड है। देखिए डाइक में क्या होता है, समुद्र के किनारे ना बड़े बड़े चट्टान की दीवार खड़े किए जाते हैं ताकि फ्लड आने से रोका जा सके, इसको डाइक कहते हैं। देखिए डाइक समुद्र के लिए होता है और नदी के किनारे मान लीजिए कि बना दिया गया, वाल बना दिया गया, ठीक है ना, तो उसको इम्बैंकमेंट कहते हैं। देखिए डाइक और इम्बैंकमेंट दो कंफ्यूजेबल वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए डाइक क्या होता है ना, डाइक समुद्र के किनारे होता है, डाइक का संबंध सी से है। अगर सी अगर दे दिया तो वहां इम्बैंकमेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि अधिकांश जगह देखिएगा कि क्वेश्चन में ना सी रहता है और आंसर इम्बैंकमेंट होता है। इम्बैंकमेंट सी के लिए नहीं होता है, कोई दूसरा भी, जैसे नदी हुआ, तालाब हुआ, अब वहां से फ्लड आने से रोकने के लिए ना दीवार खड़े कर दिए जाते हैं, या कोई चीज का बोरा, जैसे कि सीमेंट का बालू का बोरा रख दिया गया, सॉरी बालू का बोरा रख दिया गया ताकि बाढ़ नहीं आए, ऐसे होते हैं। तो उसके लिए जो वर्ड है ना वो इम्बैंकमेंट है, इम्बैंकमेंट। अगर सी अगर आ गया तो वहां डाइक होना चाहिए। और अदर मामलों में जैसे रिवर आ गया या कोई और भी जगह हो गया, मान लीजिए कि मेरे घर में पानी आ रहा है, मैंने वहां पर कोई कपड़ा लगा दिया या कोई ईंट लगा दिया। अब ईंट या कपड़ा क्या होगा? ईंट या कपड़ा इम्बैंकमेंट होगा, डाइक नहीं होगा। डाइक केवल सी के लिए होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड है, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा जो सेट वगैरह में है ना वो गलतियों से भरे होते हैं। क्वेश्चन कैसे रहता है या वाक्य कैसे होता है? ए लॉन्ग एंड थिक वॉल, ए लॉन्ग एंड थिक वॉल बिल्ट, ठीक है ना, ऑन द सी टू प्रिवेंट फ्लडिंग। थोड़ा ध्यान दिया जाए, टू प्रिवेंट फ्लडिंग क्या होना चाहिए? किस तरह का स्टेटमेंट है? लॉन्ग एंड थिक वॉल, एक लंबा और मोटा दीवार, ठीक है ना। बिल्ट ऑन द सी, जो समुद्र पर बनाया जाता है, क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट फ्लडिंग, बाढ़ को रोकने के लिए। उसके लिए इम्बैंकमेंट नहीं होगा। अगर सी दे दिया गया है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो इसके लिए एक और केवल एक वर्ड होगा और वो होगा डाइक, है ना, मतलब वो होगा डाइक। इसके लिए एक वर्ड का अगर मैं लिखूं तो इसके लिए वर्ड होना चाहिए डाइक। तो आप डाइक से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इम्बैंकमेंट बाकी मामलों में, इम्बैंकमेंट का जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है तटबंध, और डाइक का जो होता है ना अवरोध, ये अवरोध पैदा करेगा सी में, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो ये दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्फेसिया। डिफेसिया क्या होता है? देखिए डिफेसिया में क्या होता है ना कि व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता है और समझ नहीं पाता है। तो समझने और बोलने की जो कठिनाई होती है ना, डिफेसिया कहलाता है। एक बार फिर से कैसे इसको लिखेंगे? डिफिकल्टी इन, नंबर हमारा जो है वो 21 है। कैसे इसको तोड़ के लिखेंगे? डिफिकल्टी इन, ये कठिनाई होगी आपको, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग या अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज में समझने की जो कठिनाई होती है या जो बोलने की कठिनाई होती है ना, एक तरह का ये बीमारी है, ठीक है ना। डिफेसिया एक तरह की बीमारी है। इसके लिए एक वर्ड है डिफेसिया। चलिए बोलने और समझने में जो कठिनाई होती है वो डिफेसिया कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्फोरिया क्या होता है? देखिए उदासी की, चिंता की जो अवस्था होती है ना वो डिस्फोरिया कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नंबर 22 लेके चलते हैं। चलिए इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? इस डिस्फोरिया को कैसे तोड़ के लिखा जाएगा? द स्टेट ऑफ वरी
वरी और एंजाइटी, वरी या अनहैप्पीनेस ज्यादा बेहतर होगा, अनहैप्पीनेस, ठीक है ना, द स्टेट ऑफ, ठीक है ना, वरी या अनहैप्पीनेस। इसको सिंपल भाषा में लिखा जाए तो इसके लिए एक वर्ड क्या होना चाहिए, इसके लिए एक वर्ड होना चाहिए डिस्फोरिया, इसके लिए एक वर्ड होना चाहिए डिस्फोरिया। डिस्फोरिया का हिंदी क्या होगा, चिंता या उदासी की अवस्था, चिंता या उदासी की अवस्था जो होगा आपका डिस्फोरिया होगा, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, हम आगे बात को लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, चलिए इसका अपोजिट देख लेते हैं, प्रसन्नता की अवस्था, एक आदमी जो कि एकदम प्रसन्न है, ठीक है ना, और उसको किसी बात की चिंता नहीं है, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, अपोजिट भी देख लिया जाए। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा यूफोरिया, डिस्फोरिया का एंटो होगा यूफोरिया। यूफोरिया में व्यक्ति झूमता है, खुशी से व्यक्ति झूमता है, ठीक है ना, तो मतलब कि प्रसन्नता की अवस्था जो होती है वो कहलाता है यूफोरिया, और जो चिंता या दुख की अवस्था होती है वो कहलाता है डिस्फोरिया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों वर्ड है। आते हैं 23rd की तरफ। 23rd क्या कह रहा है, ठीक है ना, इक्लियाजिस्टिकल, देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, इक्लियाजिस्टिकल, ठीक है ना। चलिए इक्लियाजिस्टिकल, तो इसका संबंध चर्च से है, ठीक है ना, कनेक्टेड विथ क्रिश्चियन या कनेक्टेड विथ चर्च, सिंपल समझा जाए, जो चर्च से संबंधित तो वो इक्लियाजिस्टिकल होता है, ठीक है। इक्लिया, देखिए स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल सी है, LE है, ठीक है ना, SIAS, इक्लियाजिस्टिकल, और इसको सिंपल अगर भाषा में कहा जाए तो चर्च संबंधी। चलिए जैसे कोई व्यक्ति है और वह चर्च संबंधी मामलों की देखभाल करता है, जो चर्च में जो मामले होते हैं, कैसे लिखेंगे, ही लुक्स आफ्टर, ठीक है ना, इक्लियाजिस्टिकल मैटर, वह चर्च संबंधी बातों को वो मतलब देखभाल करता है, उसको केयर करता है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं एलएजी। एलएजी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये वन वर्ड में बहुत खूबसूरत वर्ड है एलएजी। देखिए एलएजी क्या होता है, एक वैसी कविता जो किसी नजदीक व्यक्ति के मरने पर जो लिखी जाए या खोने के ऊपर जो लिखी जाए, वो कविता एलेजी होता है। एलेजी का मतलब होता है दुखांत कविता को ना एलेजी कहते हैं। एलेजी एक ऐसा कविता होता है जो किसी व्यक्ति के मरने अथवा उसके खो जाने के उपरांत लिखी जाती है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, ए पोएम, ए पोएम या पोएट्री भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या पोएट्री भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। रिटेन ऑन द डेथ ऑफ ए नियर एंड डियर वन, ए नियर एंड डियर वन, अपने प्रिय व्यक्ति के मर जाने के उपरांत या खो जाने के उपरांत जो दुखांत कविता लिखी जाती है वो कहलाता है एलेजी, वो होता है एलेजी। एलेजी का हिंदी क्या होगा, दुखांत कविता। चलिए ये हमारा जो नंबर था वो 23rd था, सॉरी 24। 25 की तरफ आते हैं। चलिए एलिक्सिर क्या होता है, एलिक्सिर के बारे में थोड़ा सा देखा जाए, बहुत जबरदस्त वर्ड है। एक ये मैजिक लिक्विड है, ठीक है ना, जो कि माना जाता है कि किसी बीमारी को तुरंत ठीक कर देगा। कोई ऐसा चीज जिस पर विश्वास किया जाता है कि किसी भी बीमारी को एकदम तुरंत ठीक कर देगा, मतलब आप खाएं और आपकी प्रॉब्लम खत्म। तो इस काल्पनिक, ऐसा तो कोई चीज है ही नहीं, तो इस काल्पनिक चीज को कहा गया एलिक्सिर, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, ए मैजिकल, एक जादुई ये चीज है, नहीं एक जादुई लिक्विड है, ए मैजिकल लिक्विड दैट क्योर्स है ना डिजीज, जो कि किसी डिजीज को चमत्कारिक तरीके से ठीक कर दे, ये कहलाता है एलिक्सिर। ऐसा लिक्विड नहीं, ठोस भी हो सकता है। तो संजीवनी, संजीवनी जो कि रामायण में चर्चा है। संजीवनी क्या था, मतलब संजीवनी लाया गया, संजीवनी जी हुई खिलाया गया, ठीक है ना।
पूरे बॉडी में प्राण संचार होने लगे, ठीक है ना। और वो तुरंत लक्ष्मण जी को ठीक कर दिया संजीवनी। तो इसका मतलब है कि संजीवनी का राइट अंग्रेजी क्या होना चाहिए, एलेक्सीर होना चाहिए। ये मैजिकल दवा है, खाएं और प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड अगर लिखा जाए तो एक वर्ड एलेक्सीर है, एलेक्सीर इसका उच्चारण करेंगे, और इसका हिंदी होगा, अगर सही भाषा में कहा जाए तो इसका हिंदी होगा संजीवनी। तो चलिए थोड़ा सा इस बार इसको एक बार फिर से देख लिया जाए इस कॉलम को। डिटेंटी क्या होता है, तो दो दुश्मन देशों के बीच के जो रिलेशन में सुधार होता है वो डिटेंटी होता है। जैसे कि अभी भारत और चीन के बीच जो तानातानी है, और अभी हाल फिलहाल तो संबंध में सुधार में कोई हमें आशा नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो देयर इज नो चांस ऑफ, ठीक है ना, इंडो डिटेंटी एट द मोमेंट। चलिए डायट्राइब क्या होता है, एक ऐसा भाषण होता है, एक ऐसा लेख होता है जो गुस्सा से भरा होता है, कठोर आलोचना, इसको आप समझ लिया जाए। चलिए डायडेक्टिक क्या होता है, कोई ऐसा चीज होता है जो किसी को मोरल लेसन दे, ठीक है ना, वो डायडेक्टिक होता है। चलिए आगे आते हैं, डिसर्टेशन क्या होता है। तो डिसर्टेशन एक बहुत लंबा जो लेख होता है, जिसको आप शोध निबंध भी कहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, वो होता है डिसर्टेशन होता है। ड्रजरी क्या होता है, तो एक बहुत बोरियत भरा काम, नीरस और बोरियत भरा काम जो होता है ना, वो ड्रजरी होता है। चलिए हमारा अगला वर्ड डाइक क्या है, डाइक एक ऐसा अवरोध है जो समुद्र के किनारे क्रिएट किया जाता है ताकि फ्लड से बचा जा सके, ठीक है ना, वो डाइक होता है। और इम्बैंकमेंट क्या होता है, इम्बैंकमेंट नदी में खड़ा किया जाता है, डाइक समुद्र में खड़ा किया जाता है। दो वर्ड में कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए डिस्फेसिया, डिफेसिया क्या होता है, इसमें व्यक्ति ठीक से बोल नहीं सकता है, ठीक से समझ नहीं सकता है, एक तरह का ये एक इनकॉरिजिबल डिजीज है। चलिए डिस्फोरिया क्या होता है, तो उदासी की अवस्था, चिंता की जो अवस्था होता है वो डिस्फोरिया कहलाता है। चलिए इक्लियाजिस्टिकल का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि ये जो चीज है वो चर्च से संबंधित है। तो चलिए आगे देखते हैं, एलेजी क्या होता है, किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत जो कविता लिखी जाती है वो एलेजी होता है। और एलेक्सिर क्या होता है, तो एक ऐसी दवा होती है जो माना जाता है कि किसी बीमारी को तत्क्षण ठीक कर देगा, तो वो एलेक्सिर हो। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो का क्लास इतना ही रहा। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए जबरदस्त है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको ये बहुत मदद करने वाले हैं। आपका वोकैब जो सेक्शन होगा बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप नए हैं, पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे जल्दी कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अगर जाएगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा उसका। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।